गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ फ्री में आपको द हिंदू इन टेलीग्राम से चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी, और इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण वगैरह की भी पीडीएफ फ्री में 5 से 6 के बीच में डेली आपको मिल जाएगी। आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात, हम स्पोकन इंग्लिश के लिए इसमें से कंटेंट तैयार करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगा, और इसको कैसे मेंस आंसर राइटिंग में, जैसे आप अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं इससे, वो मैं इसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे क्या है, वाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग जीनोमिक्स। तो इससे पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। इससे पहले प्रीवियस पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो कि आपका करंट अफेयर बन सकता है। यहाँ पे देखो, ये न्यूज़ है क्रिस्टीना पाइसो जोकोविया। तो प्रोनाउंसिएशन इसका देख सकते हैं, पाई जोकोविया। तो पाइस जोकोविया, जो क्रिस्टीना पाइस जोकोविया चेज रिपब्लिक की हैं, बिकम मिस वर्ल्ड बनी हुई है। चेज रिपब्लिक कंट्री आप मैप में लोकेशन में जाके दे सकते हैं। सैटरडे को हुआ था मिस वर्ल्ड 2024, और ग्रैंड इवेंट मुंबई में हुआ है। लेबनान की यस्मीना सेकंड नंबर पे आई है। लेबनान की यस्मीना सेकंड पे, चेज रिपब्लिक की क्रिस्टीना फर्स्ट पे। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया में कितने बार जीता है? 6 बार जीता है। इसमें क्या है, इसमें जो अभी इवेंट चल रहा था, इसमें क्या है, 22 ईयर जो साल की लड़की एक सीनी सेठी ने रिप्रेजेंट किया था, बट वो जीत नहीं पाई। टॉप 4 में भी नहीं आ पाई वो। तो 1966 में सबसे पहला प्राइज जो है रीटा ने जीता था, रीटा फारिया। तो ये 1966 में जीता था। उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1994 में, फिर डायना हेडन 1997 में, और युक्ता मुखे 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा जोनास 2000 में। उसके बाद मानुषी छिल्लर ने 2017 में। तो आप याद रख सकते हैं 2017 में मानुषी छिल्लर ने, 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने, और उससे पहले 1994 में ऐश्वर्या राय ने, सबसे पहला रीटा फारिया ने 1966 में। तो आगे चलते हैं। फिर ये आपका करंट अफेयर हो गया है, और अब आर्टिकल पे आते हैं। वाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स ए लीगल फ्रेमवर्क। कोई मतलब लीगल, हमने जो कानून बनाना चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होता है, ढांचा फॉर दी जीनोमिक्स जो जीनोमिक साइंस है उसके लिए हमें ढांचा बनाना चाहिए। डिस्पाइट होता है के बावजूद, मतलब ये बोलते हैं ना कि आप कन्वर्सेशन में कैसे बोलते हैं, मेरे कहने के बावजूद आप वहाँ पे गए। डिस्पाइट माई लाइक फॉर, मैंने मना किया, फॉरबिड होता मना करना, यू वेंट देयर, तो आप गए थे। तो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एस्टैब्लिश कैपेसिटी, कोई एस्टैब्लिश जो पहले से ही फर्म कर रखी है, पक्की कर रखी है कैपेसिटी, योग्यता एंड एक्सपर्टीज इन इंडिया, ए ह्यूज नंबर ऑफ जीनोम सैंपल्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में जीनोम सैंपल हैं जो फ्रॉम द कंट्री आर सीक्वेंस किए जा रहे हैं उनको, एंड और एनालाइज किए जा रहे हैं बाय कंपनी अप्रूव्ड विद द लिटिल ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। तो डाटा यहाँ से सैंपल इकट्ठा किया जाता है, सीक्वेंस कर रही हैं बाहर की कंपनियाँ। ओवरसाइट, कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है, कोई रेगुलेशन नहीं है, और ये खिलाफ है डाटा प्रोटेक्शन के। जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे जीन होता है, आपने सुना होगा कि डीएनए आरएनए हेलिक्स फॉर्म में होता है डीएनए। अब मान लो कोई फॉल्ट आ जाता है इस डीएनए, यहाँ पे डीएनए में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो इसको कैस्पर C9 एक सीजर टाइप में लगा लो। कैस्पर नाम होता है जिसका, कैस्पर 9 बोलते हैं इसको। कैस्पर 9 नंबर जो होता है, इसको इसे सीजर की तरह यहाँ से कट कर लिया जाता है। और मान लो इसमें कुछ फॉल्ट है, कोई बीमारी है, कोई कैंसर है, कुछ भी है, तो उसको जो यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाता है। दूसरा जो ठीक ठाक होता है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जैसे मान लो, या इसका बच्चे का रंग काला चाहिए या कैसा चाहिए, मतलब सबसे, या गोरा चाहिए, या इसकी इतनी हाइट चाहिए, तो उसके लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा सकता है। यहाँ से कट करके इस कैस 9 से जो है, कैस्पर कैस 9 नाम होता है, सीजर से यहाँ पे दूसरा लगा दिया जाता है। तो इसमें जैसे ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगी, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। अब न्यू अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर दी जीनोमिक्स, जो जीनोमिक साइंस है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस हैं। अब ये कह रहे हैं कि वाइड स्प्रेड यूज ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज हो रहा है। वाइड स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डिकेड एज कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग कंटिन्यू टू रो। तो ये काम करने के आगे कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि क्लिनिकल सेटअप में अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। इंडिया ने सीक्वेंस किया फर्स्ट जीनोम्स इन 2009। तो ये डाटा करंट अफेयर्स बन सकता है आपका, या मतलब एक 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि 2009 में सबसे पहला फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग किया था। अब 1000 कर दिए 2019 में, और 10,000 कर रहे हैं लास्ट वीक में 10,000 पूरे कर दिए।
डाटा प्रोटेक्शन इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। डाटा प्रोटेक्शन मतलब क्या है, किसी का जीनोम्स है, अब मान लो पता चल गया कि इस एरिया में यहाँ पे ये बीमारी होती है, सेटअप होता है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देना बंद कर देंगी। तो इसलिए कह रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दैट अर्जेंटली रिक्वायर लीगल फ्रेमवर्क। इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है डिस्क्लोज कर दोगे आप, मान लो मेडिकल का डाटा है, इंश्योरेंस कंपनी को दे दोगे, ऑटोमेटिकली वो वहाँ के बंदों को इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये इशू हो सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्टीयरिंग कमेटी जैसे आपको पता है पार्लियामेंट में कमेटी बनती हैं, जो कमेटी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं पूरे इन्वॉल्व होते हैं लोकसभा से राज्यसभा से, वो स्टीयर करती हैं, उसको संचालन करती हैं। क्लियरेंस आर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन, अगर रिसर्च कोलैबोरेशन करते हैं, कोई यहाँ की लैब है इंडिया की और बाहर की कंट्री की करते हैं, तो उनको कमेटी का क्लियरेंस लेना चाहिए। अब उस पर रेगुलर ओवरसाइट करना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। क्लियरेंस लो, बट द डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन करंटली इनेबल करता है, मदद करता है सैंपल्स फ्रॉम इंडिया टू क्रॉस बॉर्डर फॉर कमर्शियल पर्पज। तो कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ से जो सैंपल उठाए जाते हैं, जो वहाँ पे बाहर जा रहे हैं, डीजी ने अप्रूव कर दिया, फॉरेन ट्रेड करंटली इनेबल कर देता है, सैंपल इंडिया से जा रहे हैं, बाहर टेस्ट हो रहे हैं। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एस्टैब्लिश कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी है, योग्यता है इंडिया में, एंड एक्सपर्टीज इन इंडिया, एक्सपर्टीज भी है, मतलब अच्छे फील्ड के अपने जाने माने यहाँ पे डॉक्टर हैं। A significant number of samples from India are sequenced and analyzed by company abroad with little oversight and regulation, ये हमने पहले टाइटल में देख लिया था। With a number of organization, मतलब number of organization providing genetic testing service and the data remains in silos। silos होता है मतलब अपने आप अकेले रखते हैं, silos मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई विद ए नंबर ऑफ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं प्रोवाइडिंग जेनेटिक टेस्टिंग सर्विस, जो टेस्टिंग सर्विस देती हैं, डाटा रिमेन्स इन साइलो, वो अपने पास ही रखते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मतलब भेदभाव हो रहा है बेस्ड ऑन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ए रियल कंसर्न, चिंता की बात है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे भेदभाव उसका ड्यू टू लैक ऑफ लॉ प्रिवेंटिंग इट। अगर कानून ऐसे नहीं है कि प्रिवेंट करने के, तो भेदभाव आराम से हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग हो जाएगी कि इस डीएनए के आदमी यहाँ पे नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, या इस यहाँ पे इस तरह की बीमारी है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑटोमेटिकली। इंश्योर कर सकते हैं एथिकल यूज़ होता है कि अपने नैतिक हिसाब से यूज होना, प्रयोग होना। टेक्नोलॉजी इज पैरामाउंट, बहुत ही पीक पे पैरामाउंट होता है, मतलब ये कल्मिनेशन पे है, ये जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू बोथ एडवांस इट, इसको आगे ले जाने के लिए, एंड इंश्योर दैट पीपल बेनिफिट फ्रॉम द यूज व्हाइल आल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिस यूज, या मतलब उनको यूज में भी आए, बेनिफिट फायदा भी मिले यूज करने से, और व्हाइल मतलब साथ ही साथ में आल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड, वो उनको प्रोटेक्शन भी मिले। बीइंग प्रोटेक्टेड होता है पैसिव फॉर्म, वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम मिस यूज से प्रोटेक्टेड रहे। तो ये पूरे आर्टिकल का जिस्ट है कि ये बात हम करेंगे, बट इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं उसको मैं अभी बताऊंगा। तो ये आगे चलते हैं, इसमें देखो ऐसे लिख सकते हैं आंसर राइटिंग। अब ये क्या कर रहा है, आर्टिकल डिस्कस करता है अर्जेंट नीड फॉर लीगल फ्रेमवर्क सराउंडिंग जीनोम्स इन इंडिया। जीनोम्स की स्टडी को जीनोमिक्स बोलते हैं। तो जीनोमिक जो साइंस है उसके बारे में, जीनोमिक मैंने बता दिया कि सीक्वेंस करना जीनोम को कैसे करेंगे, Cas9 जो सीजर होती है उससे कट कर देते हैं, दूसरा लगा देते हैं लैब सेटिंग्स में, और ये आदमी के जीन से है, क्योंकि डीएनए को निकाल लिया जाता है उसके सेल से। मान लो आदमी के वहाँ पे सैंपल लिया जाता है, सैंपल में फिर क्या होता है, सेल होता है, सेल को उसको हम बड़ा करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप से फिर क्या है उसमें दिखेगा, ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें Cas9 एक सीजर टाइप में होता है, उससे वो कट करके सीक्वेंस कर देते हैं। ये फंडा होता है। की पॉइंट क्या है आर्टिकल में, बैकग्राउंड ये है कि जीनोमिक्स हैज़ एडवांस सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छी खासा मात्रा में, या जिसको नोटिसेबल कह सकते हैं, नोट किया जा सकता है ऐसे। हैज़ एडवांस, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है, जो काम हो चुका है बट इम्पैक्ट अभी भी है। और पास्ट टेंस ये होता है कि जो काम हो गया बस उसका इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। थोड़ा सा ये आपको इंग्लिश के एस्पेक्ट से मैंने बता दिया। अलाउिंग लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस, ये अलाउ करता है लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल होता है, लंबे चौड़े स्तर पर वाइड स्प्रेड जीनोम सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस। तो जीनोमिक्स एडवांस होगी इसलिए बहुत लंबे चौड़े स्तर पर ये काम हो रहा है क्लिनिकल सेटअप में। दिस डाटा हैज़ बीन यूज फॉर हेल्थ केयर डिसीजन एंड रिसर्च। हेल्थ केयर डिसीजन में कैन भी यूज हो सकता है। मान लो हेल्थ केयर डिसीजन क्या है, अगर मान लो पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर डिजीज आ रही है, तो वहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए, या कोई बच्चा छोटा रह रहा है तो वहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, हेल्थ केयर डिसीजन लिए जा सकते हैं, और रिसर्च भी की जा सकती है। इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन सीक्वेंसिंग जीनोम्स, कर लिया लगभग 10,000 रिसेंटली कंप्लीटेड, अब कर लिए हैं अब तक 10,000। पहले 2009 में स्टार्ट किया था, बट 2009 में 19 में 1000 किए थे, अब 10,000 कंप्लीट कर लिए हैं। चैलेंजेस एंड कंसर्न, क्या चिंता है, क्या चैलेंजेस हैं, मुसीबतें हैं। डाटा
डाटा मतलब जो भी आदमियों का डाटा है वो प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। मैनी इंडियन सैंपल्स आर सीक्वेंस अब्रोड विद लिटिल ओवरसाइट। आपको पता है यहाँ से अब डीजी ने अप्रूव कर दिया है, जो डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स का ट्रेड का, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो यहाँ से सैंपल उठ जा रहे हैं और वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है विदेश में। डाटा फ्रेगमेंटेशन, जेनेटिक डाटा इज साइलोड। साइलोड मतलब अकेले में रख रहे हैं। साइलो क्या होता है, अपने अकेले अकेले में काम करना। हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सैंपल लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। कुछ नेशनल रिपोजिटरी नहीं है, कोई नेशनल लेवल पे एक डाटा रिपोजिटरी नहीं है वहाँ पे सबका डाटा हो और किसी को जरूरत हो तो वहाँ से ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेगमेंटेशन है, बटा हुआ डाटा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हो सकता है। लैक ऑफ लॉ प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कम लॉ है यहाँ पे बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का इशू हो सकता है। आपको पता है कि वहाँ पे जिस पे कोई तरह की बीमारी रहती है वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इक्विटी एंड डाइवर्सिटी, इक्विटी क्या होता है बराबर, एंड डाइवर्सिटी होता है अलग अलग तरह की। अनइक्वल एक्सेस टू बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का अनइक्वल एक्सेस है इसलिए बोलते हैं इसको इक्विटी नहीं है, इनइक्विटी है। तो डाइवर्सिटी ड्यू टू कॉस्ट एंड एथनिसिटी, कॉस्ट जैसे कॉस्ट अलग अलग, मान लो कीमती चीज़ है तो कोई नहीं करा सकता अपनी चीज़ों को ये। एथनिसिटी क्या है, रिलेटेड टू दी आपके कलर रेस जो भी है एथनिसिटी से, उसको एथनिसिटी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से इक्विटी और डाइवर्सिटी का इशू है। यहाँ पे सबको बराबर एक्सेस नहीं है पैसे की वजह से, या एथनिसिटी कोई पर्टिकुलर डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के आदमी हैं। मान लो किसी वाइट आदमी का लिया है तो डाइवर्सिटी है, उस पर वो रूल लागू नहीं हो सकता, सबके सैंपल लेने जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है। इंश्योर करो एथिकल यूज ऑफ जीनोमिक्स एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मिस यूज। एथिकल यूज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इंटेंडेड बच्चा पैदा करने के लिए इसको यूज हो सकता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज करने के लिए कर सकते हैं, ऐसे एथिकल यूज होना चाहिए, नीति संगत यूज होना चाहिए। क्रिएट से फेयर प्लेइंग फील्ड, फेयर प्लेइंग फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, सबके लिए मतलब ये एक साइलोज में नहीं कोई डिपार्टमेंट अलग से यूज कर रहा है, सबके लिए फेयर प्लेइंग अच्छा मतलब साफ काम होना चाहिए रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। फोस्टर करो, मजबूत करना ट्रस्ट, विश्वास को एंड कोलोब्रेशन अमंग स्टेक होल्डर, जो भी इनका फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है। स्टेक होल्डर वो होता है जिनको इससे फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं उनको फोस्टर करो, उनके बीच में विश्वास एंड कोलोब्रेशन अमंग स्टेक होल्डर। स्टैंडर्डाइज करना चाहिए क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ जीनोमिक टेस्ट, स्टैंडर्डाइज करो क्वालिटी, जो जिस क्वालिटी का जीनोमिक टेस्ट हो रहा है या वैलिडिटी करो उसको, कोई एक्रीडेशन, मान लो कोई एक्रीडेशन क्या होता है, सर्टिफिकेट देने वाला अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये लैब अच्छा टेस्ट करती है या उनमें क्वालिटी का टेस्ट होता है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं करेंगे आपके जीनोम सीक्वेंसिंग का, ऐसा कुछ होना चाहिए। पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, अगर कोई कानून बना देंगे तो क्या बेनिफिट होंगे, पोटेंशियल उसमें क्षमता रहेगी, बेनिफिट कैसे। पर्सनलाइज मेडिसिन, पर्सनलाइज मतलब पर्टिकुलर, मान लो एक आदमी को बीमारी है तो उसको पर्सनलाइज मेडिसिन मिल सकती है, कस्टमाइज करके बिल्कुल। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर आउटकम्स, उस स्पेसिफिक बीमारी लग सकती है वो पता लगता है और उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे इशू है, तो वहीं पे डायरेक्टेड, जो आपको पता है टारगेटेड डिजीज के लिए भी जैसे नैनो ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, टारगेटेड मेडिसिन डिलीवरी के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे पर्सनलाइज मेडिसिन हो सकती है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर आउटकम, इससे हेल्थ केयर की रिजल्ट्स हैं जो अच्छे हैं, आउटकम हैं अच्छे हो सकते हैं। डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज को रोका जा सकता है। स्ट्रेटजी एंड बेटर डायग्नोसिस टूल, और डायग्नोस्टिक टूल हैं जो जांच करने वाले टूल होते हैं, जैसे आपके वो अच्छे टूल हो जाएंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, कोई भी आपके डायग्नोस्टिक टूल होते हैं अच्छे हो जाएंगे। बीमारी को प्रिवेंशन करने की स्ट्रेटजी भी आ जाएंगी, रणनीति भी आ जाएंगी। इंडिया बिकमिंग ए लीडर इन लार्ज स्केल जीनोमिक्स फॉर द पब्लिक बेनिफिट, तो इंडिया लीडर बन रहा है, अभी 10,000 कर लिया कंप्लीट, लीडर बन रहा है लार्ज स्केल पे जीनोमिक्स में फॉर द पब्लिक बेनिफिट। ऑथर क्या कहता है इसमें, कॉल फॉर एक्शन, एक्शन के लिए बोलता है। इंडिया नीड्स ए वेल थॉट आउट लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, थॉट आउट लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपको पता है स्टीयरिंग कमेटी की जैसे रिकमेंडेशन दी हुई है कि स्टीयरिंग कमेटी रिकमेंड दे सकती है, रिकमेंडेशन के बाद रेगुलर या जो बाहर अब यहाँ सैंपल जा रहे हैं उनकी ओवरसाइट हो सकती है और उनसे भी मतलब कुछ हम सीख सकते हैं। हार्नेस क्या होता है, फायदा उठाना, द पोटेंशियल क्षमता का जीनोमिक्स का। दिस फ्रेमवर्क शुड कंसिडर एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल मतलब जो होता है हमें नैतिक प्रिंसिपल सिद्धांत को अपनाना चाहिए। देखो ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत और ये प्रिंसिपल अपना प्राध्यापक होता है जो मुख्याध्यापक होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप जान सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस, डाटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। इक्विटेबल होता है बराबर सबका एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, सबके ये इस चीज़ का फायदा उठा सकें, गरीब से गरीब आदमी। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने होलिस्टिकली क्लियर करने की कोशिश की है और आप ये पॉइंट वेलेबल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे क्या आप जस्ट आंसर फॉर्मेशन में आपको हेल्प मिलेगी, कैसे आप कुछ 250 अंक में एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं मेंस का। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।